हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 1। इसके पहले मैंने 6 पार्ट करके शुरुआत का पार्ट ले लिया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं ताकि कंटिन्यूस वीडियोस आप देख पाए। आज हम लेंगे सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स के लिए मैं बहुत ही वेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। ओके, if a person's assets are more than his liabilities or equal to his liabilities, he is called as a solvent person. Solvent person is financially sound and is in a position to pay off all his debts. अभी देखिए, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट पर्सन, अभी भले आप इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या आम जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्वेंट पर्सन का मतलब वो होता है जिसकी एसेट्स जो होती है वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको समझा दिया है, फिर भी अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। एसेट्स का मतलब ये होता है कि उसके शॉर्ट में देखा जाए तो एक ऐसी कैपेसिटी कि अगर उसके ऊपर लोन, कर्ज कुछ भी आ जाए या इमरजेंसी आ जाए पैसों से रिलेटेड, तो वो अपने एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स का मतलब होगा फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। करंट एसेट्स में हम गिनेंगे कैश को, हार्ड कैश जो उसके पास घर में पड़ा होगा या उसके शॉप में पड़ा होगा वो, या फिर उसके फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है कि लाइक फर्नीचर हो गया जिसे वो बेच के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपोज 10,000 उसके सोफे से आ जाएगा, या फिर प्लांट एंड मशीनरी है वो बेच के वो समझो 50,000 जमा सकता है। मतलब हार्ड मतलब वो बेच के वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि इतना पैसा उसको मिल सकता है, और वो उसका कर्ज जो होगा उसके ऊपर वो उसका फेड सकता है ना। जैसे कि एट प्रेजेंट अभी इतने पैसों की ज़रूरत है तो वो इमीडिएट इस मौके पर ही इतना पैसा अरेंज कर सकता है एसेट्स के वजह से। और इट शुड एसेट्स हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपकी उधारी, अगर आपको किसी को पैसे पे करने हैं है ना, तो आपके लिए कर्ज हो गया, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज़। अब इसके अंदर बहुत सारी भी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि वो लाइबिलिटीज़ कर्ज हो गया, या जो भी चीज़ें जो आपको लॉस में डालेगी उसको हम कहेंगे लाइबिलिटीज़। ओके, जो आपको किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि बाबा आपने कुछ फर्नीचर खरीदा, EMI पे खरीदा है, पूरा अमाउंट पे नहीं किया है, तो जो पे नहीं किया है वो क्या हो गई, अमाउंट आपके लिए लाइबिलिटी। और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज़, या मतलब ये कि सॉल्वेंट पर्सन हम उसको बोलेंगे जिसकी एसेट्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज़, या फिर इक्वल है लाइबिलिटीज़ के बराबर। ओके, मतलब अगर उसकी बैलेंस शीट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो एसेट साइड है, अगर किसी बंदे का एसेट साइड ज़्यादा दिख रहा है और लाइबिलिटी साइड कम दिख रहा है, इसका मतलब वो सॉल्वेंट है। और अगर कोई बंदे का लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है और एसेट साइड ज़्यादा है बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब वो लॉसेस में है, वो इनसॉल्वेंट पर्सन होगा। या फिर अगर दोनों इक्वल है तो भी हम उसको सॉल्वेंट पर्सन बोल सकते हैं। ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड एंड इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेब्ट्स। मतलब डेब्ट्स मतलब वो होता है कि जो भी उसके ऊपर कर्ज है, उधार है, बाकी है, जिसको पे करना बाकी है पैसा, उसको हम बोलते हैं डेब्ट्स। ओके, इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, a person's total assets have been calculated 50 lakh and his total debts were 30 lakh. Since his position is sound, he is able to pay off his debt, therefore he is called solvent. जैसे कि उस इंसान के पास उसके जो टोटल एसेट्स है, भले उसका एक फ्लैट क्यों ना हो, बंगलो क्यों ना हो, कार क्यों ना हो, या फिर उसका कैश क्यों ना हो, सब मिला के उसके पास 50 लाख वो उसके पास है, उतना प्रॉपर्टी भी हो गया, पैसा भी हो गया। अब उसके ऊपर कर्ज है 30,000 का, इसका मतलब ये कि वो मतलब 50 लाख में से 30 लाख का तो अरेंजमेंट कर ही सकता है, इसका मतलब वो सॉल्वेंट पर्सन है। अभी इनसॉल्वेंट का देख लेते हैं। अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स इज एन इनसॉल्वेंट पर्सन। वही मैंने आपको जो ऊपर समझा, सच पर्सन्स लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स।
ओके मतलब लाइबिलिटीज मतलब जो भी कर्ज हो गया, उधार हो गया, ये सब कुछ हमेशा लाइबिलिटीज जो होती है वो उसके ऊपर जब भी किसी बंदे का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसेट साइड, वो हो जाएगा इनसॉल्वेंट पर्सन। इसका एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। A person's total assets or property have been calculated 20 लाख, मतलब एक बंदे का 20 लाख प्रॉपर्टी का पूरा कैलकुलेशन आ रहा है। एंड हिज टोटल डेप्ट्स वर 50 लाख। अब उसके ऊपर जो टोटल डेप्ट्स है, ओके, जिसको हम RDD भी कहेंगे, वो है 50 लाख का। तो अभी आप ही बोलो, कर्ज ज़्यादा हो गया कि उसका जो जितना एसेट्स है वो ज़्यादा हो गया? ऑब्वियसली लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई उसकी, है ना, मतलब उसके डेप्ट ज़्यादा हो गए। एंड इफ ही इज नॉट इन पोजिशन टू गेट एनी अमाउंट फ्रॉम एनी सोर्सेस, और उसका गुडविल भी समझो इतना अच्छा नहीं। गुडविल मतलब क्या? उसका नाम, उसका फेम, कि बाबा उसका नाम लेते ही लोग पॉकेट में से पैसे निकाल के उसको उधार दे दे, उसको बोलेंगे हम गुडविल, उसका एक अच्छा नाम को कहेंगे गुडविल। वो भी अच्छा अगर नहीं है उसका, कि कोई उसको उधार दे दे ताकि इसका कर्ज थोड़ा कम हो सके, तो इसका मतलब उसके पास कोई सोर्स नहीं बचा, है ना। एंड इफ द कोर्ट इज सो सेटिस्फाइड दैट ही विल बी डिक्लेयर्ड एज एन इनसॉल्वेंट पर्सन, और इसीलिए अगर किसी भी तरह से वो पैसे अरेंज नहीं कर रहा है, ऐसी पोजीशन में आ गया है, तो बाय कोर्ट मतलब जज जो कोर्ट में बैठा रहता है वो डिक्लेयर करेगा कि ये पर्सन जो है वो इनसॉल्वेंट है। अब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज द पीरियड ऑफ 12 months फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज्ड बाय द प्रोप्राइटर। अभी देखिए, अभी आप सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको पूरे अभी आप सोचोगे कि मैं रिकॉर्ड्स तो रख रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ कब तक है, इसका एंड, उसको टैली वगैरह भी तो करना है, सिर्फ लिखते ही तो नहीं जाएंगे हम, उसका प्रॉपर पूरा चेकिंग भी तो होना चाहिए, एक प्रॉपर अप टू डेट रिकॉर्ड भी तो रखना चाहिए। 1 साल का करूँ, 6 महीने का करूँ, या 2 साल का करूँ, तो इसीलिए ऐसा समझिए बाय रूल हर 12 महीने का आपको एक रिकॉर्ड अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर मतलब कौन? वो बंदा जो बिजनेस करता है। ओके, अर्लियर द प्रोप्राइटर्स आर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर, मतलब अभी पहले के टाइम में ना कोई भी ईयर को पकड़ लेते थे, जैसे कि जनवरी टू दिसंबर कोई पकड़ लेता था, या फिर फरवरी में स्टार्ट करता है तो फरवरी टू जनवरी, ऐसे 12 महीने का पकड़ते थे। लेकिन अभी एक फिक्स्ड जो है डेट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ही, और आपको वही डेट फॉलो करना पड़ता है एज अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, जब आपको डिक्लेयर किया जाता है आपको इनकम टैक्स भरना है, ये सब कुछ, उसके लिए आपको सब रिपोर्ट सबमिट करना पड़ती है गवर्नमेंट को। तो अर्लियर द प्रोप्राइटर वर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर दैट इज कैलेंडर ईयर, है ना, और फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर एज पर ट्रेडिशन, मतलब अपनी मर्जी का करते थे। बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पज, वही मैंने आपको जो बताया, इनकम टैक्स पर्पज एंड अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे समझो अगर आप कॉमर्स में हो तो सारी जिंदगी आपको ये याद रखना है। फॉर द पर्पज कहाँ से कहाँ तक हम हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करेंगे? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब हमारा साल शुरू होगा जनवरी से नहीं होगा, ये कहाँ से शुरू होगा? 1 अप्रैल से, और एंड कहाँ पर होगा? 31 मार्च। मतलब जैसे 31 मार्च आ गया, हमें काम को लग जाना है, हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और ये सब सबमिट कहाँ पर होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। फिर वो कैलकुलेट करके हम अपना इनकम टैक्स भरेंगे। ओके, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, पहले तो वो क्या प्रिपेयर करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अभी ये सब चीज़ों से भी एक आइडिया मिल जाता है, ये हमने एसपी में भी पढ़ा था, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में, कि ये सब चीज़ें जो हम बनाते हैं इसका फ़ायदा क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, इसका फ़ायदा ये है कि बिजनेस को अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना उसका एक आइडिया मिल जाता है कि हम प्रॉफिट में है, लॉस में है, या हमने क्या स्टेप्स गलत उठाए जो हमको लॉस में हम चले गए बिजनेस में, या हमने क्या कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जिसके वजह से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट अर्न हुआ, है ना। तो उसके वजह से एक आइडिया भी मिल जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हो, या भले वो कोई सोल ट्रेडर हो, या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर कोई भी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों ना हो, ये हर किसी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। आगे देख लेते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अभी ये क्या चीज़ है? ट्रेडिंग कंसर्न, a business concern established with an object of earning profit by selling goods is known as trading concern. It is also called as
कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी ट्रेडिंग कंसर्न का ये देखिए मेन हेतु ही क्या होता है, वो बिजनेस डालते ही इसलिए है क्योंकि हम उनको प्रॉफिट अर्न करना है, उसके बदले कुछ सेल करके, है ना, कुछ दान धर्म का काम नहीं करना है, वो बिजनेस में ही आए हैं। ओके, बिजनेस के लिए ही आए हैं ताकि कुछ अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनके और भी दो नाम है ट्रेडिंग कंसर्न के, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर आगे आपको वाइवा अगर हो तो वहां पर भी पूछते हैं कि ट्रेडिंग कंसर्न के और नाम क्या है, तो वो क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए नेम का ना दो ही टाइप के होते हैं, एक ट्रेडिंग कंसर्न होता है और एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न होता है। तो ये नॉन प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, बेसिक जो में है ओके कॉमर्स में। एक नॉन प्रॉफिट का जो होता है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टैब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। ओके, इनका मेन हेतु ही क्या होता है नॉन प्रॉफिट कंसर्न का, कि ज्यादा से ज्यादा इनको सर्विस देनी होती है सोसाइटी की। जैसे कि यू नो सोशल वर्कर्स लोग होते हैं, है ना, जो लोगों का सोशल वर्क करते हैं, लाइक चलते फिरते लोगों को ब्लैंकेट बांटते हैं, या फिर किसी को अनाथ आश्रम हो गया वहाँ पर वो भी वहाँ एक अनाथ आश्रम हो गया, या फिर गरीब बच्चों के लिए कुछ स्कूल वगैरह खोला जाता है। एजुकेशन को भी एक्चुअली पहले नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में पकड़ते थे, लेकिन अब तो वो बिजनेस बन गया है। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर्म्ड फॉर प्रमोटिंग और यूजफुल ऑब्जेक्ट्स लाइक, या फिर कोई आर्ट है, साइंस है, ओके, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल एक्टिविटी कुछ हो गया, चैरिटी हो गया, ये जो इस टाइप की चीज़ें हो गई ना, स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ऐसे समझा जाता है कि इनका मेन हेतु क्या है, सोसाइटी का भला करना है। लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा आपको एक और थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज देती हूँ जो कि इस बुक में नहीं है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, कि आप आगे चल के आपको यू नो FY में ये भी होगा, लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सपोज आपको प्रिपेयर करना है, करते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न में, और ट्रेडिंग कंसर्न में ज़्यादातर बैलेंस शीट ओके होती है, यू नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब होता है ट्रेडिंग में। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या बनाते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सपोज आपको ये पूछा जाए कि यू नो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है उसमें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे? अगर सोचने बैठा जाए तो दोनों भी एक ही है। प्रॉफिट में और इनकम में क्या फ़र्क है? इनकम का भी मतलब होता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं इनकम, और प्रॉफिट का मतलब भी वही है कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको ऊपर जो कमाई होती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर मेन डिफरेंस ये आता है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो मैं बताती हूँ। कि देखिए जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होते हैं ना, उनका जो मेन मोटो होता है कि उनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है बट टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी। इसीलिए वो थोड़ा बहुत लेकिन उनका इनकम हो ही जाता है। ओके, जैसे कि हैंडलूम वगैरह कुछ, अगर वो हैंडमेड आर्टिकल्स कुछ सेल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको इनकम हो ही जाता है, तो वो उसको एज अ प्रॉफिट ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं ट्रीट कर सकते? क्योंकि उनका मेन मोटो ही ये है कि वो कमाई के लिए नहीं बैठे, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो इनकम हो जाता है उनको, भले गलती से इधर उधर से हो ही जाता है, उनको और भी तो सर्विसेज देना पड़ती है, भले सोशल वर्क है लेकिन सब कुछ फ्री में तो होता नहीं है ना। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उनका जो भी कमाई होता है वो प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, तो वो क्या दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं, और वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जो भी कमाई होती है वहां पर वो इनकम बताते हैं, और वहीं पर एज कंपेयर टू इनकम प्रॉफिट कहाँ पर होगा, जो कंसर्न होते हैं जिनका मेन हेतु होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो उनका तो मेन एम ही है प्रॉफिट अर्न करना, तो वो उनकी कमाई को क्या बताते, वहां पर वो इनकम नहीं दिखाते, वो उसको प्रॉफिट दिखाते। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा। गुडविल देख लेते क्या है। Goodwill may be described as the aggregate of those intangible attributes of a business which contributes to its superior earning capacity over normal return on investment। अभी देखिए गुडविल मैंने आपको ऊपर भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। अभी फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कोई नया ब्रांड मार्केट में आया है, और एक ब्रांड है सपोज लक्स की साबुन ले लो, ठीक है। अब ये लक्स का जो साबुन है, जो टीवी पे भी अच्छा खासा ऐड आता है, वो काफ़ी पुराना है, हाँ। और कोई प्रोडक्ट है जो नया नया लॉन्च हुआ है, लेकिन फिर भी आप जब शॉप में जाओगे ना तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं
पुराना ही बेहतर है ना। तो आप क्या करोगे, आपके सामने दो चॉइस है तो आप लक्स साबुन को ही उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक भरोसा बैठ गया है उसके नाम पर, क्या बस नहीं लक्स साबुन ही लिया तो नहीं बाबा, वो हमारे लिए बेटर है, पुराना है मतलब अच्छा है, ओल्ड इज गोल्ड, और नए वाले पे आप जल्दी भरोसा नहीं करते हो। अभी क्यों आपने ऐसा किया? तो ये जो लक्स हो गया ना, ये जो नाम हो गया ना, कि नाम से ही आपने खरीदा, तो ये हो गया लक्स साबुन का गुडविल। ओके, क्या उसने आपके दिल में एक जगह बना ली है, लोगों के दिल में एक पॉजिटिव, एक अच्छी बिजनेस का, उसका बिजनेस का मतलब ये सही बिजनेस करता है, ये कोई गलत बिजनेस नहीं करता है ना। किसी भी चीज़ के अंदर आप उसका एक रेपुटेशन बन गया है ना। तो इसीलिए आप क्या करते हो, पूरा अंधाधुंध विश्वास करके कि नहीं ये हमको सही प्रोडक्ट ही देगा ये कंपनी, तो आप उसको ले लेते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। ओके, जिसके वजह से वो जो कंपनी है वो बिजनेस कर रही है अप टू सम एक्सटेंट। देख लेते हैं आगे क्या बताया है। इट में अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स एज फेवरेबल लोकेशन। अभी इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। अब ये कोई उसका कोई लोकेशन के ऊपर भी कोई उसको सपोर्ट करता रहेगा, या फिर द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, है ना। ये सब जो गुण है ये सब मिलकर गुडविल बनता है। देन क्वालिटीज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, है ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ पकड़ के गुडविल होता है। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और इसी रेपुटेशन को हम क्या करते हैं, मनी के अंदर कन्वर्ट करके हम हमारे अकाउंट्स में दिखाएंगे। और वो गुडविल जो होता है वो इनटैंजिबल एसेट होता है। इनटैंजिबल का मतलब वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हो गया, है ना। फिक्स्ड एसेट्स में सपोज कंप्यूटर्स हो गया या लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये फिक्स्ड एसेट्स है, ये आंखों से दिखती है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लैंड जमीन आंखों से दिखती है, बिल्डिंग आंखों से दिखती है। गुडविल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। हवा दिखती है क्या आपको? नहीं दिखती। एयर दिखता है? नहीं दिखता है ना। तो वैसे ही गुडविल जो है वो नहीं दिखता है, तो इट इज एन इनटैंजिबल एसेट, जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो है। देन प्रॉफिट एंड लॉस क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज अ प्रॉफिट। जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं, अभी मुझे बिजनेस करना है, मैंने शॉप खोला, ठीक है, अभी मैंने शॉप खोला, अभी मैंने मेरा दुकान के अंदर 50,000 का माल भर रखा है और वो मैंने सेल कर दिया और मुझे 20,000 ऊपर मिला, मतलब 70,000 मैंने टोटल पूरा शॉप का माल बेच के मैंने कमा लिया। इट मीन्स क्या, मैंने 20,000 प्रॉफिट अर्न किया। जो मैंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो मुझे पैसा मिलेगा, कमाई होगी, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ बिजनेस। अब जो प्रॉफिट मुझे मिल गया, मैं क्या करूंगी, ओके, जो मैं देखिए सबसे पहले तो कैपिटल क्या होता है, जो मैंने अपने पॉकेट से पैसा लगाया शुरुआती टाइम में, मैं उसको बोलूंगी कैपिटल। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अभी अगर मुझे मेरा बिजनेस और बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, वापस से घर पे से जाके मेरे मम्मी पापा से पैसे मांगूंगी क्या, मुझे और माल खरीदना है चलो दो, नहीं। मैं क्या करूंगी, मैंने जो पैसा लगाया था 50,000, उसके बदले मुझे जो 70,000 मैंने अर्न किया, तो वो पूरा जो 20,000 है अब मैं वो इन्वेस्ट करूंगी और माल लाने में, फिर मैं उसको सेल करूंगी, फिर उस पर मुझे और प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये जो प्रॉफिट हो गया 20,000, ये क्या हो गया, ये कंट्रीब्यूट हो रहा है, मिक्स हो रहा है मेरे कैपिटल के साथ में, है ना कहीं उसका भी एक हिस्सा हो गया। तो उसको भी हम कह सकते हैं दैट प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। या तो मैं चाहूंगी पूरे 20,000 का माल लूँ, या मैं कर सकती हूँ पूरे 70,000 का भी माल नया ला सकती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है देख लेते हैं। If goods are sold for 50,000 and all expenses during the period amounted to 30,000, then the profit is 20,000. आगे देखते हैं लॉस क्या है। When cost price of goods is more than its selling price, it is a loss. मतलब मैंने खरीदा 50,000 का माल और वो बिका 30,000 में, मतलब 20,000 का, तो मुझे लॉस हो गया, है ना। ये तो कॉमन एग्जाम्पल है। लॉस डिक्रीजेज द कैपिटल ऑफ बिजनेस। If goods are sold for 50,000 and all expenses during the period amounted to 60,000, then the loss will be 10,000. इनकम क्या है देख लेते हैं। इट इज़, अभी ये मैंने आपको देखिए ऊपर भी इनकम समझाया था, है ना, कि ज़्यादातर ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर कंसिडर किया जाता है इनकम को। यहाँ पर क्या देखा देखते हैं, चलो देखते हैं, दिया है उन्होंने। इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज़ अ रेवेन्यू, ओके। अभी कोई ट्रांजैक्शन होता है, उसके बदले आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, उसको बोलेंगे इनकम। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड
एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। अभी इसको यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे? प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं। इनकम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड की किसी को, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर, कि अगर आपने कुछ समझो टीचिंग हो गया, या फिर स्पोर्ट्स क्लब खोला है आपने, है ना, या हॉस्पिटल है आपका, तो उसके अंदर आपने कुछ सर्विस मतलब सोशल वर्क किया, आपने सोसाइटी के भले के लिए आपने कुछ काम किया, या टीचर है बाबा वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले उनको जो सैलरी मिलता है या फिर जो थोड़ा बहुत जो अर्निंग हो जाता है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। या फिर कोई किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कमीशन मिलता है, उसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। ओके, क्योंकि वो हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके बदले हमको कुछ थोड़ा बहुत मिला है रिटर्न्स, तो उसको हम बोलेंगे इनकम। अब रेवेन्यू क्या है? इट इज इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। मतलब रेवेन्यू वो होगा कि जो भी हमने बेचा और जो पैसे हमको पूरे मिले हैं ना रिटर्न में, उसको टोटल अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू, जो हमने अर्न किए। यहाँ पर हमको ये कंसीडर नहीं करना है कि हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया, बस जो रिटर्न में हमको जो पैसा मिल गया है ना कुछ बेचकर, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। एसेट्स, लाइबिलिटी एंड नेट वर्थ। अभी ये वाला जो है मैं अगले वीडियो में लेने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। मैंने देखिए अकाउंट्स के भी पूरे एक्सरसाइज के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, दे दिए हैं। आपको चाहिए तो आप लिंक में देखिए या मेरे अकाउंट पे जाके प्लेलिस्ट या वीडियोस चेक करिए। ओके, एसपी के सेक्रेटरी प्रैक्टिस के पूरे आंसर दे दिए, एक्सप्लेनेशन भी सेक्रेटरी प्रैक्टिस पूरा हो चुका है। ओके, देन इकोनॉमिक्स के पूरे आंसर दे दिए हैं मैंने, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूरे आंसर्स दे दिए हैं, अकाउंट्स के हो गए, और अभी हम ओसी के मैं अभी स्टार्ट करूंगी देना आंसर्स आपको। तो आप मेरा जो अकाउंट है चेक करते रहिए, तो आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स। ओके, खुशी होती है मुझे और थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताएं, मैं आपको कोशिश करूँगी हेल्प करने की। अब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।